हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन जो होता है, सॉइल किस तरीके से बनती है ना। कोई भी अगर आप सॉइल को ले लें, चाहे इंडिया के अंदर जितनी भी टाइप की सॉइल मिलती है, उन सबका फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग होगा। वो क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि हर एक सॉइल के फॉर्मेशन का फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। सॉइल मिट्टी मिट्टी कैसे बनेगी? ऐसे ही नहीं बन जाएगी मिट्टी। मिट्टी को बनने में बड़ी मेहनत लगती है। कैसे? देखो, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं, है ना। सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ पी सी आर ओ टी। ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, या आप इसको ऐसा माने कि सॉइल का एक फंक्शन होता है कि सॉइल किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ पीसीआरओटी, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या? पी मतलब पेरेंट मटेरियल, सी मींस क्या? क्लाइमेट, आर रिलीफ यानी टोपोग्राफी, ओ ऑर्गेनिज्म, टी टाइम। ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स से मिलकर के हमारे पास में क्या होती है? एक सॉइल आती है। इन सब के ऊपर सॉइल डिपेंड करती है। तो देखो, ये सारे जो मटीरियल है ना, चीजें है ना, वो जब पूरी हो जाएंगी, इन सब के ऊपर एक प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको जाकर के क्या मिलेगी? एक सॉइल मिलेगी। सॉइल की प्रॉपर्टीज रेडी होंगी। पहली चीज क्या है? पेरेंट मटेरियल। अब देखो, जो सॉइल बनने वाली जो चीज है ना, उनमें सारे फैक्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी मोर और लेस नहीं है ना। पेरेंट मटेरियल भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज किस तरीके से हो जाती है? देखो, पेरेंट मटेरियल का मतलब सीधा सीधा होता है रॉक। अब कोई भी रॉक है, उस रॉक के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे सॉइल कैसी बन रही है। ठीक है। आप पूरे इंडिया के अंदर देख लो, आपको सॉइल सारे में एक जैसे मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। यहाँ आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला जो रीजन है और जो ये जो यूपी वाला रीजन है, दोनों में सॉइल अलग अलग मिल रही है। वो क्यों अलग अलग मिल रही है? उसका कुछ रीजन है, क्योंकि यहाँ पे रॉक का पैटर्न सेम नहीं है। रॉक जो है दोनों जगह डिफरेंट है। आपको यहाँ पे डिफरेंट है, फिर यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक की वजह से आपको सॉइल भी अलग अलग मिलेगी, है ना। तो पेरेंट मटेरियल जो हम बात कर रहे थे, ये क्या चीज है? रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अब रॉक भी अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो आपके पास में सॉइल भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी, है ना। तो उसकी वजह से अब आपके पास में क्या होगा? हर एक की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल पे अपन देखें तो पेरेंट मटेरियल यानी रॉक के ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, और रॉक के टाइप अलग अलग होने से सॉइल भी अलग अलग बनती है। ठीक है। और पेरेंट मटेरियल पे क्या डिपेंड करता है? देखो, एक तो इसके ऊपर टेक्सचर डिपेंड करेगा, है ना। टेक्सचर कैसे? कि कहीं पे मान लो कि सॉइल के अंदर मोटा दाना हमें दिखाई दे रहा है ना। कहीं पे आपको क्या है? एकदम ऐसा बहुत छोटा छोटा छोटे छोटे ऐसे दिखाई दे रहे हैं दाने। तो ये क्या है? इनके ग्रेनुअल्स जो है ना, जो यहाँ पे आप बात कर रहे हो कोर्स ग्रेन की, है ना, और यहाँ पे आप बात कर रहे हो फाइन ग्रेनुअल्स की। तो ये ऐसे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर अपन बात करें सॉइल की, क्ले भी बनता है, ठीक है ना। एक चीज सॉइल भी होती है, एक क्ले भी होता है। अब क्ले जो बनती है, वो भी क्या है? एक टाइप का सॉइल ही है, लेकिन वो क्या है? बहुत ज्यादा फाइन है ना। यहाँ पे फाइन आपको देखने को मिलती है, टेक्सचर जो है फाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या आपको कोर्स देखने को मिलता है। तो अब अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक तो आपके पास में ये कोर्स के कोर्स स्ट्रक्चर है ना, या कोर्स टेक्सचर है। एक हमारे पास में क्या है? कोर्स टेक्सचर है, और एक हमारे पास में क्या है? फाइन टेक्सचर है। अब इन दोनों के अंदर मान लो, इन दोनों में क्या करें? हम यहाँ पे वाटर को डालें, है ना। वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी को अगर हम देखें, यहाँ पे वाटर को डाल दें, तो वाटर क्या होगा? किसके अंदर ज्यादा देर रुकेगा और किसके अंदर कम देर रुकेगा? यहाँ से तो वाटर सीधा बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? जो सॉइल का हमारे पास में टेक्सचर आ रहा है ना, वो क्या है? कोर्स है। सॉइल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? कोर्स देखने को मिल रहा है कि भाई ये इसके थोड़े अंदर जो कण है वो बड़े बड़े से है ना। और यहाँ पे क्या है? हमारे पास में फाइन है, फाइन ग्रेनुअल्स है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है? ज्यादा होगा। वो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हमें देख के पता लग रहा है कि भाई जो कौन से टाइप के इसके ग्रेनुअल्स है ना, यहाँ पे थोड़े बड़े हैं, यहाँ थोड़े छोटे हैं, उस वजह से यहाँ पे पानी टिक जाएगा और यहाँ पानी नहीं टिकेगा। तो इसके ऊपर ये भी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये भी डिपेंड कर रहा है रॉक के ऊपर या पेरेंट मटेरियल के ऊपर, है ना। कोई रॉक है, वो किस तरीके से आप यहाँ पे आगे जाके डिकम्पोज हो रहा है, है ना, उसका डेनुडेशन किस तरीके से हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे प्रोसेस होने के बाद में वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें मिनरल्स कैसे होंगे, है ना, इसमें मिनरल कंटेंट कैसे होंगे? भाई कोई सॉइल है जिसके अंदर मान लो आपके पास में एल्यूमिनियम है,
पैरम है ना, तो ये ऐसी चीजें कहीं पे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कोई रॉक खुद ही ऐसा था जिसके अंदर ऐसे हमारे पास में कंटेंट, मेटेलिक कंटेंट ज्यादा थे, तो उसमें वो चीजें में ज्यादा देखने को मिलेगी। कहीं पे कोई रॉक ही ऐसा था जिसके अंदर मेटेलिक कंटेंट बिल्कुल ही नहीं थे, है ना, नॉन मेटेलिक थे, तो वहां पे पूरी पूरी रॉक होगी, उसमें मेटेलिक कंटेंट एब्सेंट होंगे, है ना। और इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें अपन, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, अब कोई जो आपके पास में सॉइल है वो आपको अगर दिखाई दे रही है कि भाई थोड़ी रेडिश दिखाई दे रही है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट जो होगा वो ज्यादा प्रेजेंट है, उसकी वजह से वहां पे उसका कलर ऐसा आ रहा है। तो देखो कलर भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, उसके अंदर कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका टेक्सचर भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें जो पेरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो एक पेरेंट मटेरियल यानी एक रॉक कैसा होगा, उससे हम इतनी चीजों को देख सकते हैं कि भाई कोई जो सॉइल बनेगी उसका टेक्सचर कैसा होने वाला है, उसमें मिनरल कंटेंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो भी कौन से होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में उसका कलर कैसा होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये सब चीजें डिपेंड कर रही है पेरेंट मटेरियल के ऊपर। इसी तरीके से अगर अपन बात करें यहाँ पे जो क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई अभी अपन ने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है क्लाइमेट, है ना, तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट अपन ने देखे वहां पे, है ना, किस तरीके से मतलब है ना, वहां पे सनलाइट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहां पे किस तरीके से केमिकल वेदरिंग हो रही है, फिजिकल वेदरिंग हो रही है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है, उन सब के अंदर क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टोपोग्राफी, है ना, टोपोग्राफी का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई किस तरीके का आप स्लोप है आपके पास में ना सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। अगर मान लो आपके पास में स्टीप स्लोप है या आप ऐसे मान लो एक प्लेन्स के अंदर हो, तो उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपके पास। ऑर्गेनिजम्स, वहां पे ह्यूमस कंटेंट कितना है कितना नहीं है, ह्यूमस कंटेंट एब्सेंट है तो क्या होगा, ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट है तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या फर्क देखने को मिलता है, पोलर रीजन्स है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, पोलर रीजन्स में तो टेम्परेचर का ही नहीं इम्पैक्ट आ पा रहा है ढंग से, है ना, क्योंकि वहां पे आइस इतनी ज्यादा है, वो कवर्ड रहता है, ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं रह पाता, तो ह्यूमस ही नहीं होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर आपको सॉइल का प्रोफाइल डेवलप ही नहीं होती हुई दिखेगी। लेकिन जहाँ पे क्या है कि इक्वेटोरियल रीजन देखो, बारिश होती है, धूप लगती है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहां पे सॉइल की प्रोफाइल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, है ना। टाइम तो ऑब्वियस ही चीज है भैया, सॉइल ऐसी बात तो है नहीं कि रात को कुछ रख के सुबह बन गई, है ना। सॉइल बनने में तो टाइम लगता है, सॉइल बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है इनफैक्ट, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। चलिए बात करते हैं सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की। 5 फैक्टर्स हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला फर्स्ट है पेरेंट मटेरियल, सेकंड टोपोग्राफी, थर्ड क्लाइमेट, फोर्थ है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आपको यहाँ पे दूसरा नाम दिया हुआ था ऑर्गेनिजम्स, तो आपको डरना नहीं कि भाई क्या दे दिया है, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स भी इसको कहते हैं, इसको रिलीफ भी कह देते हैं टोपोग्राफी को, है ना। तो पेरेंट मटेरियल, फिर टोपोग्राफी, फिर क्लाइमेट, फिर ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिर टाइम, ये सारे हमारे पास में 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं अब इसको हम। सबसे पहला पेरेंट मटेरियल ना, तो फर्स्ट है हमारे पास में पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल में मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन साइटू और ऑन साइटू वेदर्ड रॉक डिब्रीज। तो पेरेंट मटेरियल की जो बात की जा रही है वो क्या है, हमारे पास में इनसाइटू और ऑन साइटू भी हो सकते हैं, ठीक है। वेदर्ड रॉक डिब्रीज है और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। देखो बेसिकली सीधी सीधी बात अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये क्या होगा, रॉक होगा। कैसा रॉक होगा, जिसकी वेदरिंग हो रखी है, ठीक है ना, तो इसको वेदर्ड रॉक कहेंगे, ना, वेदर्ड होगा ये। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। एक और हमारे पास में ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। देखो ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स होंगे, जैसे हमारे पास में जो वेदर्ड रॉक था वो क्या कर रहा था, सॉइल फॉर्मेशन के लिए सोर्स का काम कर रहा था या पेरेंट का मटेरियल का काम कर रहा था, उसी तरीके से पेरेंट मटेरियल के तौर पे क्या काम होने लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। जो भी डिपॉजिट्स हैं वेदरिंग के बाद में वो एक जगह पे ट्रांसपोर्ट होके आ गए, अब वो क्या करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन को प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर, size of debris and structure, deposition of individual grains, particles of debris, as well as the mineral and chemical composition of the rock debris deposits. तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, सॉइल फॉर्मेशन किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक को डिपेंड कर रहा है टेक्सचर के ऊपर, ओके, दूसरा है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, तीसरा क्या है मिनरल, और है नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल कंपोजिशन। तो देखो जो पेरेंट मटेरियल हो गए
वो इन चीजों को इम्पैक्ट करेंगे। भाई रॉक कैसा है ना, उस रॉक के बिहाफ पे क्या डिसाइड हो जाएगा, टेक्सचर डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, टेक्सचर डिसाइड हो जाएगा। टेक्सचर के अलावा और क्या डिसाइड हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर के बाद में क्या डिसाइड हो जाएगा, मिनरल्स, उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं वो किससे आ रही है, रॉक से आ रही है। रॉक मतलब क्या, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चारों चीजों को अफेक्ट करता है। ठीक है, टेक्सचर उसका कैसा होगा, भाई जो डिब्री है उसके अंदर हमारे पास में कैसे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना, उसके अंदर फिर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कौन सी सॉइल का, उसका जो टाइप होता है इनफैक्ट, है ना, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनरल्स आ गए, केमिकल कंपोजिशन भी आ गया उसका, और उसका जो टाइप होगा, है ना, वो टाइप भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और तो और मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक्स्ट्रा मैंने आपको क्या बताया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है वो भी इसी के अंदर आ रही है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो रॉक से रिलेटेड है या आप कहें पेरेंट मटेरियल से रिलेटेड है। देखो अभी अभी हमने बात करी थी कि पूरे इंडिया में सॉइल सारी एक जैसी क्यों नहीं है। पूरे इंडिया में सॉइल्स इसीलिए एक जैसी नहीं है क्योंकि रॉक सब जगह क्या है, डिफरेंट है। रॉक जब डिफरेंट होगा तो क्या होगी, सॉइल भी डिफरेंट होगी, है ना। रॉक डिफरेंट होगा तो सॉइल भी डिफरेंट होगी, और सॉइल डिफरेंट होने का मतलब क्या हो गया, उसकी प्रोफाइल डिफरेंट हो जाएगी, सारा कुछ डिफरेंट हो जाएगा, उसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, उसका कलर अलग हो जाएगा, है ना, उसके अंदर मिनरल्स अलग हो जाएंगे, है ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अलग हो जाएगी, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अलग हो जाएगी, है ना? सारी चीजें हम अगर बात करें तो वो अलग हो जाएगी। सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, पेरेंट मटेरियल यानी रॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अंडर द पेरेंट मटेरियल। कुछ ज्यादा कंसिडरेशन वाला नहीं है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर मे बी डिफरेंसेस इन सॉइल over similar bedrock and dissimilar bedrock may have similar soils above them, but when soils are very young and have not matured, these show strong links with the type of parent rock. अब देखो सॉइल की दो प्रोफाइल है ना, एक यंग और एक मैच्योर। अभी जब सॉइल है ना, इन दोनों में से कौन सी स्टेट के अंदर, अगर वो यंग स्टेट में है, ठीक है, वो अगर यंग स्टेट में है तो क्या करेगी, पेरेंट जो भी उसका मटेरियल था, पेरेंट मटेरियल जो भी था उसके साथ में क्या करेगी, सिमिलैरिटी दिखाएगी वो, है ना। पेरेंट मटेरियल के साथ में सिमिलैरिटी कब दिखाएगी, जब वो यंग स्टेट के अंदर है ना। तो इसी तरीके से मैच्योर जब तक वो नहीं हो चुकी होती है उसकी सिमिलैरिटी आप देख सकते हो, भाई अभी अभी बनना शुरू हुई है तो आपको बहुत सारी चीजें सेम दिख जाएगी। मान लो एक पास में कोई अगर रॉक उसकी है ना, और उसके पास में छोटे 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 डिब्रीज आपको मिल रहे हैं कुछ, है ना, तो अब उनका सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है ना, फर्दर उसका और ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसका टेक्सचर जैसा है वैसे टेक्सचर इसका है ना, इसका कलर ऐसा है तो इसका कलर ये है, इसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट है तो सॉइल के अंदर भी ये मिनरल्स होंगे। ये सब चीजें आपको वहां पे कॉमन देखने को मिलेगी। तो जो सॉइल है उसके अंदर अगर जो यंग स्टेट के अंदर है ना, तो क्या होगा, वो अपने पेरेंट मटेरियल से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखेगी, है ना। जैसे अभी अपने पास में मान लो एक कोई रॉक हो, है ना, अब उस रॉक का अगर सॉइल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, सॉइल का जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो सॉइल का प्रोसेस स्टार्ट होते ही जो सॉइल की जो सबसे पहली स्टेज होगी उसको आप क्या कहोगे, यंग प्रोफाइल है अभी इसकी। और इस यंग प्रोफाइल में आप देख सकते हो कि भाई इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, है ना, फर्स्ट टाइम में जब अभी ये क्या बनेगा, है ना, प्रोसेस स्टार्ट होते ही वो बनेगा यंग प्रोफाइल बनाएगा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी, वो रॉक के जैसी होंगी, इसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे पूरा क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर एक रॉक से जैसे ही कोई नया सॉइल बनना स्टार्ट हुआ, है ना, तो वो सॉइल जब बनना स्टार्ट हो रहा है उस प्रोफाइल को हम कहेंगे यंग प्रोफाइल। और ये यंग प्रोफाइल जो होती है ना, एग्जैक्टली सोर्स के जैसी होती है, यानी उस रॉक के जैसी होती है, या जो डिपॉजिट हमारे पास में बने हुए थे उनके जैसी होती है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो यंग प्रोफाइल है वो अपने पेरेंट मटेरियल के जैसी होती है। Also, in case of some limestone areas where the weathering process are specific and peculiar, soils will show clear relation with the parent rock. यही है, चाहे वो अगर आपके पास में मेटेलिक कंटेंट है तो भी और नॉन मेटेलिक कंटेंट है तो भी। अब रॉक भी तो अलग अलग हो सकती है ना हमारे पास में, किसी में मेटेलिक कंटेंट हो सकता है और कोई मान लो नॉन मेटेलिक वाली हो, ठीक है, कोई नॉन मेटेलिक वाली हो।
मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों में से चाहे कोई सी भी रॉक हो, उसका जो हमारे पास में सॉइल बनेगा वो सॉइल अपने सोर्स के जैसा होगा, ठीक है, यानी रॉक के जैसा ही होगा। ठीक है जी, टोपोग्राफी की बात करते हैं जिसको रिलीफ भी कहते हैं ना। टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर, है ना। Influence of topography is felt through the amount of exposure of a surface covered by the parent material to sunlight and the amount of surface and subsurface drainage over and to the parent material. Soils will be thin on steep slope and thick over flat upland areas. Thick over flat upland areas over gentle slopes where erosion is slow and percolation of water is good. Soil formation is very favorable. Soils over flat areas may develop a thick layer of clay. Okay. Soils over flat areas may develop a thick layer of clay with good accumulation of organic matter, giving the soil dark color. देखिए जी, यहाँ पे इस पूरे के अंदर जो टोपोग्राफी के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ में बात आई हुई है उसको भी अपन समझते हैं। मान लो एक तो स्टीप स्लोप वाली जगह है, ठीक है, और एक ऐसा प्लेन है ना, प्लेन्स आ गए या फ्लैट रीजन हो गया, ठीक है, ये स्टीप स्लोप वाली है। अब दोनों में से, है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई दोनों में से आपके पास में ज्यादा अगर आप बात करो सॉइल कहाँ पे बनेगी, ए पे बनेगी या बी पे बनेगी? ऑब्वियसली बी पे बनेगी भाई, यहाँ से तो बनेगी जो ना सीधी नीचे आ जाएगी, है ना। तो जो आपके पास में प्लेन एरियाज होंगे वहीं पे ज्यादा होगी, इसीलिए तो अपन देख रहे हैं हिमालयाज के अंदर अपने को सॉइल नहीं दिख रही, लेकिन सारा यूपी बिहार है, वहां पे इतनी ज्यादा सॉइल क्यों है? क्योंकि वो प्लेन्स है ना। तो प्लेन्स के अंदर क्या है, पूरी फ्लैट लैंड होने की वजह से वहां पे सारी सॉइल बन के आ चुकी है। अब देखो होता क्या है, जो ये स्टीप स्लोप्स होते हैं यहाँ पे आपको सॉइल तो मिलेगी लेकिन बहुत कम मिलेगी, ना के बराबर, है ना। सॉइल जो है वो बहुत थिन लेयर की मिलेगी, ठीक है। तो थिन ऑन स्टीप स्लोप, थिक ओवर फ्लैट एरियाज या अपलैंड एरियाज, है ना। तो ये जो आपके पास में प्लेन्स थे वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा थिक है। ओके, उसके बाद में क्या है, इरोजन तो देखो यहाँ से हो रहा था, कंटिन्यूअसली इरोजन होने के बाद में ट्रांसपोर्ट हुआ वो पूरा और यहाँ पे आके वो डिपॉजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे थिक लेयर बन गई, यहाँ से कंटिन्यूअसली डिपोजिशन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इरोजन हो रहा था और इरोजन के बाद में वो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा बचा नहीं, ठीक है। अब देखो जहाँ पे थिक लेयर होगी और एक थिन होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, थिक वाले की होगी, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि थिक वाले के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होते हुए आएगा, अगर उसके ग्रेन्स है ना ऐसे कुछ बड़े बड़े भी रह गए थे, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्लेई बन जाएगी वो सॉइल, है ना। तो क्लेई बनते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे कहा कि जो प्लेन्स के अंदर जो आपको सॉइल मिलेगी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या, इतनी दूर से उसका ट्रांसपोर्टेशन होते हुए आएगा तो इसके जो ग्रेनुअल्स हैं जो अभी थोड़े बड़े थे, प्लेन्स तक पहुंचते पहुंचते वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में क्या है, सॉइल्स ओवर फ्लैट एरियाज में डेवलप अ थिक लेयर ऑफ क्ले विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो क्ले कंटेंट तो अपने आप बन गया, मैंने आपको बताया ये जो कंटेंट होता है जिसके अंदर ग्रेनुअल्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, 0.005 mm का इसका साइज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, क्ले हो जाती है, ये क्ले हो जाएगी, और ये लगभग आपके पास में स्टार्टिंग में जो है ना ये 1 mm के आसपास भी इसका रह रहा होगा ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके पास में पूरी सॉइल होगी वो ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ तक पहुंचेगी, और यहाँ पे जो पहुंच रही है जब क्ले बन चुकी है ना, रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल के साथ में यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो भी क्या डिपॉजिट हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो इसका सोर्स मटेरियल था उससे इसको लिंक नहीं कर सकते हो क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं, अब इसकी प्रोफाइल बदल गई है ना, यंग प्रोफाइल नहीं रही, अब ये मैच्योर होने की स्टेज में आ गई है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर आ गया है। ऑर्गेनिक मैटर आने के साथ में इतना दूर तक इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो चुका है ना, स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। तो इन सब चीजों का जो इम्पैक्ट आता है वो अपन क्या कह रहे हैं, टोपोग्राफी की वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सॉइल की जो प्रोफाइल चेंज हुई है उसमें टोपोग्राफी का एक बड़ा इम्पैक्ट था। चलिए, देन क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर, है ना। देखो ये एक एक्टिव फैक्टर है और अभी तक अपन ने जिनकी बात की दोनों पैसिव थे। पैसिव में कौन कौन से की बात कर ली अभी अपन ने, लास्ट अपन ने टोपोग्राफी की बात करी है और उससे जस्ट पहले अपन ने बात करी है पेरेंट मटेरियल की, ओके। ये पैसिव फैक्टर था, अभी अपन एक्टिव पढ़ रहे हैं। एक्टिव के अंदर कौन सा है,
एक्टिव के अंदर आ गया आपके पास में क्लाइमेट। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन सॉइल डेवलपमेंट आर, ये क्यों देखा हमने, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है ऐसी चीजें ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड ड्यूरनल वेरिएशन। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर का जो या क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। देखिए अभी इसको चलो डिस्कस करेंगे पूरा साथ में। प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट व्हिच मेक्स द केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल। ठीक है, तो केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्यों हो रही है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन वहां पे हो रहा है। ठीक है भाई, अभी जो हम बात कर रहे थे क्लाइमेट के लिए, पूरे चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी ना कि क्लाइमेट का कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो हमने वेदरिंग के अंदर भी देख लिया, इरोजन पूरा पढ़ लिया। बेसिकली हमने सारा जो प्रोसेस कवर किया था डेनुडेशन के अंदर किया था, है ना, उसके अंदर हमने इरोजन को पढ़ा था, और इरोजन में भी हमने वेदरिंग के बारे में बात करी थी। तो वेदरिंग के अंदर भी हमने इन सब चीजों को देख लिया था। तो देखिए होता क्या है, क्लाइमेट एक जो है ना किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी ह्यूमस कंटेंट है ना या ऑर्गेनिक मैटर वहां पे आ गया। ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस का जो काम है ना वो किस तरीके से होगा, अगर वहां पे मॉइस्चर नहीं है तो मॉइस्चर कहाँ से आएगा, ये मॉइस्चर जो बीच में चाहिए ना, ये मॉइस्चर कौन लेके आएगा, ये क्लाइमेट लेके आएगा। प्रेसिपिटेशन जब वहां पे हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से आपकी सॉइल की जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी, या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चेंज होने लग जाएंगे। तो मॉइस्चर की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन, कब बारिश हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी धूप लग रही है, उन सब चीजों का, है ना। तो इसको देखो थोड़ा सा आप समझते हैं अपन। एक मैं बात कर रहा हूँ मान लो पोलर रीजन्स की, है ना, और एक मैं बात कर लेता हूँ आपके पास में। ठीक है, मैंने दो जगह लिए, एक पोलर और इक्वेटोरियल रीजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पोलर रीजन में क्या होगा और इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, देखो दोनों चीजों को थोड़ा सा समझो। यहाँ पे क्या आपको आइस देखने को मिल रही है। अब इस आइस की वजह से क्या होगा कि भाई टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, पूरा जो है ना वो जो सॉइल है वो पूरा उसके अंदर कवर्ड है। ठीक है ना, तो अब जो सॉइल है वो आपको ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, वो आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा सैंड के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि उसकी प्रोफाइल है ना वो यंग प्रोफाइल ही रह जाएगी, मैच्योर बहुत ज्यादा लंबे टाइम के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कूलर टेम्परेचर है ना, कोल्ड, यहाँ पे ठंडा रह रहा है हर टाइम पे, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सनलाइट का इम्पैक्ट नहीं है, रेनफॉल आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, एक जैसा टेम्परेचर है ना, तो उसकी इंटेंसिटी तो सेम ही रह रही है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, ड्यूरेशन क्या है, हमेशा वही रह रहा है ना, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आ रहा, ना उसके अंदर और कोई चीजों में वेरिएशन आ रहा है बहुत ज्यादा। ओके, इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, है ना, मतलब रेन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, टेम्परेचर और रेन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो भी आपकी सॉइल होगी, है ना, उस सॉइल का सैंड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, और सैंड का फिर उसके बाद में सिल्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, फिर उसका क्ले में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये सब जो चीजें होने लग जाएगी ना, ये बहुत फटाफट फटाफट होने लग जाएगी। तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर जो आप इन तीनों चारों स्टेप्स की बात करें, ये बहुत जल्दी जल्दी होंगे यहाँ पे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है ना वो अपना डायरेक्टली इम्पैक्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको वो चीज नहीं देखने को मिलेगी पोलर रीजन के अंदर। इस तरीके से अपन कह रहे हैं कि जो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको ये एड करेगा। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर वहां प्रेजेंट है, बारिश हुई, सनलाइट लगी, तो उसके बाद में वो क्या करेगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी, वो अपना जो डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देगा, उसकी वजह से सॉइल का कलर चेंज हो जाएगा, वो सब चीजें यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में आपको सॉइल की प्रोफाइल ज्यादा मैच्योर दिखेगी, यहाँ पे आपको कम मैच्योर दिखेगी, यंग प्रोफाइल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, अनलेस कि वो कोई बहुत ज्यादा पुरानी हो ना। तो अगर आप सेम टाइम पीरियड लेना, कि मान लो अगर हमें लेना है कि हम 1000 ईयर्स ले रहे हैं, ठीक है ना, 1000 ईयर्स की बात करें, तो 1000 ईयर्स में जितनी सॉइल की प्रोफाइल यहाँ डेवलप नहीं होगी उतनी ज्यादा यहाँ डेवलप हो जाएगी। मतलब ये हो सकता है पूरी मैच्योर ना हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलेगी। ओके, excess of water helps in the downward transportation of soil components through the soil एलुविएशन एंड डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो द एलुविएशन। देखो इसका यहाँ पे क्या ज्यादा क्लाइमेट से लिंक नहीं है ना,
ये अब ठीक है, सॉइल की प्रोफाइल से डायरेक्ट ये लिंक कर रहा है, पर अभी यहाँ नहीं है, पर एनसीईआरटी ने दिया है तो अपन इसको समझ लेते हैं यहीं पे। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। देखो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, थोड़ा सा समझना है इसको ढंग से। डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स, है ना, उनको क्या नाम दे रहा है? एलुविएशन। ठीक है, उनको नाम दे रहा है एलुविएशन। ओके, एक और चीज यहाँ पे आ रही है, तो क्या है? डिपॉजिट्स द सेम डाउन बिलो, उसको कह रहा है इलुविएशन। ओके, चलो भाई इन दोनों चीजों को समझते हैं। डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन को एलुविएशन का है। देखो क्या होता है, देखो ये मान लो आपके पास में कोई पूरी सॉइल है ना, सॉइल की अब जो भी मान लो फार्मर है वो क्या करता है कि अपने ना पूरे फील्ड के अंदर पानी दे रहा है ना, तो रेगुलर वहां पे पानी देता रहेगा वो रोज अपने, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे सॉइल की जो टॉप लेयर है ना, इसके ऊपर जो मिनरल्स होंगे, यहाँ जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वो मिनरल्स क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे ना, 1-2 फीट 3-4 फीट तक नीचे मान लो चले जाएंगे। तो आपने देखा होगा ना कि थोड़े थोड़े टाइम में 2-4 सालों के बाद में डीप प्लगिंग करता है ना फार्मर। क्यों करता है? ताकि जो मिनरल्स है ना वो थोड़े जो नीचे बैठ गए वो वापस से ऊपर आ जाए, वापस यूटिलाइज हो सके। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिनरल्स है ना जो नीचे चले जाते हैं उनका डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अब ये प्रेसिपिटेशन के साथ में दिया हुआ है कि बारिश होती है, बारिश की वजह से वो नीचे चले जाते हैं। बारिश तो आजकल जितनी होती है ना उससे ज्यादा तो अपन इरिगेशन कर देते हैं, इरिगेशन की वजह से रेगुलरली 2-4-5 साल में वो क्या हो जाते हैं, मिनरल्स नीचे बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो टॉप सॉइल है ना अपने पास में, ये वाली जो यहाँ पे पूरी टॉप सॉइल है, इसमें मिनरल्स होंगे। अब रेगुलरली वाटर देते रहने की वजह से वो नीचे चले जाएंगे। अब वो ऐसा, ये जो रीजन है, ये वो जोन है जहां से इसके बाद में वो नीचे जा रहे हैं, इसको आपने क्या कहा है यहाँ पे, एलुविएशन कहा है ना। एलुविएशन क्या है? जोन ऑफ लीचिंग है, जिसके बाद में एक कोई ऐसा पॉइंट तो होगा कि भाई यहाँ तक तो हम कह रहे हैं मिनरल्स अपनी जगह पे ही हैं, इस पूरे तक में अपन क्या कह रहे हैं, मिनरल्स अपनी जगह पर ही हैं। ओके, यहाँ तक तो मिनरल्स अपनी जगह पर ही, इसके बाद में मिनरल्स है ना अब जो नीचे जाना शुरू हो गए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इसीलिए अपन ने नाम दिया एलुविएशन। ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? एलुविएशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जोन ऑफ लीचिंग। जोन ऑफ लीचिंग क्या है? इसके बाद से मिनरल अगर और फर्दर ट्रांसपोर्ट कर गए डाउनवर्ड्स, तो अपन ने कहा कि अब वो एलुविएशन शुरू हो गया, तो ये लाइन हो गई एलुविएशन की, इसको ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर वो जाकर के कहाँ पे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे 2-4 फीट के ऊपर जाकर के, इसको कहते हैं एलुविएशन, इसको कहते हैं इलुविएशन, है ना। फर्स्ट वाला क्या था? एलुविएशन, सेकंड वाला इलुविएशन, जहां पे जाके डिपॉजिट हो गए हैं, है ना। तो एक्यूमुलेटेड एंड क्ले लीज डाउन, ठीक है, जहां पे जाके एक्यूमुलेशन हो गया है, वो एक्यूमुलेशन वाला पॉइंट है इलुविएशन। जहां से लीचिंग होना स्टार्ट हुई थी, जहां से निकलना स्टार्ट हुए थे, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुए थे, वो था एलुविएशन। जहां पे जाके डिपॉजिट हो गए वो है इलुविएशन। दोनों में ध्यान रखना है। ठीक है, याद करने का एक छोटा सा तरीका है, देखो ई पहले आता है और आई बाद में आता है। ठीक है, यहाँ से लीचिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्या है, लीचिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब नीचे जाना शुरू कर रहा है, ये वो रीजन है जहां से नीचे जाना शुरू कर रहा है। और ये क्या है? एलुविएशन। एलुविएशन क्या है? जहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। बस इतनी सी बात है अपने को ये समझनी है, क्या कि मिनरल्स है सर, उनका जो लीचिंग पॉइंट है, जहां से लीचिंग उनकी शुरू हो गई, जहां से नीचे जाना शुरू हो गए, वो है एलुविएशन। और जहां पे जाकर के वो डिपॉजिट हो गए वो है इलुविएशन। वो क्यों होता है? क्योंकि इतना इरिगेशन या प्रेसिपिटेशन की वजह से मिनरल्स जो है धीरे धीरे करते हुए नीचे बैठ जाते हैं। तो जिस पॉइंट से लीचिंग होना स्टार्ट हुई वो एलुविएशन, और जहां पे जाके डिपॉजिट हो गए वो इलुविएशन। ओके, ठीक है, देखो भाई, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट क्या होगा? क्या होगा भाई? होगा इलुविएशन, हो जाएगा इलुविएशन। ठीक है, और जहां पे डिपॉजिट्स द सेम, है ना, जहां पे जाकर के डिपॉजिट हो गए वो क्या हो जाएगा? इलुविएशन। ठीक है, तो जहां पे हमें याद क्या रखना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो एलुविएशन, जहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा है वो इलुविएशन। जहां से स्टार्ट हो रहा है एलुविएशन, जहां पे डिपॉजिट हो रहा है इलुविएशन। तो इन दोनों टर्म्स को बड़ा ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है इनको एमसीक्यू के अंदर में भी और एक शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में भी। तो सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। तो ई मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, आई मतलब बाद में आ रहा है, तो वहां पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। एलुविएशन जहां से स्टार्ट हुआ, इलुविएशन जहां पे जाके डिपॉजिट हुआ। ई पहले आ रहा है, यहां से स्टार्ट होगा, आई बाद में आ रहा है, वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए, इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, हाई रेनफॉल, नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो भाई जहाँ पे ज्यादा बारिशें होती रहती है उस रीजन का बता दिया कि वहां पे क्या है, ये सारे जो इसके मिनरल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, है ना, और अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसैलिनेशन, है ना।
डिसैलिनेशन क्या होता है भाई, सिलिका का निकल जाना, ठीक है, सिलिका जहां से उसकी लीचिंग हो गई, सिलिका वहां से हट चुकी है, तो होता है वो डिसैलिनेशन। इन ड्राई क्लाइमेट्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर evaporation exceeds precipitation and hence groundwater is brought up to the surface by capillary action and in the process water evaporates leaving behind salts in the soil। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब एक तो बात कर ली जहां पे ज्यादा बारिशें होती है, वहां ज्यादा बात करी, वहां पे एलुविएशन और इलुविएशन वाली चीज हो जाएगी जो अभी अपन ने समझी। ठीक है, एलुविएशन क्या होता है, लीचिंग पॉइंट है सर जहां से मिनरल्स नीचे जा रहे हैं ना। इलुविएशन क्या है, जहां पे जाके डिपॉजिट हो गए। ई पहले आ रहा है, एलुविएशन स्टार्ट होने वाला है, आई बाद में आ रहा है, इलुविएशन जहां पे डिपॉजिट होने वाला। ओके, छोड़ो इसको। अब आगे अपन देखें जहां पे ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब ड्राई वालों में क्या होगा, देखो ड्राई के अंदर एक कंडीशन होती है, अपन समझे उसको, ड्राई क्लाइमेट्स। अब क्या होगा, देखो ड्राई क्लाइमेट्स के अंदर ये मान लो जो आपका सरफेस है ना, इस सरफेस के नीचे की अगर अपन बात करें, लेयर्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर जहाँ पे भी प्रेजेंट है। अब ड्राई क्लाइमेट होते ही मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होगा वो लो होगा, ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहेगा, वो हाई रहेगा। ये दो कंडीशंस तो हमें पहले से दिमाग में रख लेनी है जैसे हमने ड्राई क्लाइमेट की बात करी है। ओके, तो प्रेसिपिटेशन कम होगा, टेम्परेचर वहां पे हाई रहेगा। अब क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, उस ग्राउंड वाटर के अंदर में ऐसी कुछ बहुत थिन थिन सी है ना, वो पाइप्स बन जाती हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर ऊपर तक ट्रेवल कर पाता है। ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर तक आ पाता है, जो भी वाटर है वो सरफेस तक आ पाएगा। ये है आपका सरफेस, सरफेस तक ये जिन पाइप्स के थ्रू, जिन कंडुइट्स के थ्रू ये आ रहा है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ग्राउंड वाटर का सरफेस की तरफ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेम्परेचर हाई है, प्रेसिपिटेशन ना के बराबर हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इवेपोरेशन यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो है ऊपर तक आया। सॉइल के अंदर अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट थे, है ना, सॉइल के अंदर अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई कैल्शियम का, कोई सोडियम का, कोई पोटेशियम का, अलग अलग है ना सॉल्ट्स प्रेजेंट थे। अब उनकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर तो ऊपर जैसे जैसे चला गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बच गए, सॉल्ट्स बच गए, है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गए, सॉल्ट्स बच गए। तो हम जो बात कर रहे थे, सॉइल के अंदर अलग अलग मिनरल्स की प्रेजेंस, कौन कौन से, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मान लो ये सब प्रेजेंट थे। अब इन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स बना दिए। अब वाटर तो इवेपोरेट हो गया, पीछे बच गया सिर्फ सॉल्ट। अब ये सॉल्ट बचने के बाद में अपन जो कह रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन यहाँ पे हो गया, इन द प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड द सॉल्ट्स इन द सॉइल, सच सॉल्ट्स फॉर्म इनटू अ क्रस्ट इन द सॉइल नोन एज हार्ड पेंस। तो अब जो हमारे पास में जो अर्थ की सरफेस रह जाएगी, जो चीज हमारे पास में बच जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, हार्ड पेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉइल की ये जो लेयर, ठीक है, जहां पे सिर्फ हमारे पास में सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उसको क्या कह रहे हैं, हार्ड पेंस। तो इस वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या है, कैपिलरी एक्शन के बाद में जो वाटर है वो ऊपर तक आ गया था, इन मिनरल्स के साथ में रिएक्शन करके जो सॉल्ट्स बने होते हैं, वाटर इवेपोरेट होने के बाद में वो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे रह जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड पेंस। ओके, इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंड इन द एरियाज with intermediate precipitation conditions calcium carbonate nodules कांकेर आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कंडीशंस होती है ना, इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं हो रहा है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स बनते हैं, उनको कांकेर कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स के नोड्यूल्स बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कांकेर बोलते हैं। ओके, आगे बात करें, टेम्परेचर एक्ट्स इन टू वेज, कौन कौन से तरीके से इंपैक्ट डालता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, कहीं पे क्या होगा कि आपके पास में इंक्रीज हो जाएगी, कहीं पे रिड्यूस हो जाएगी, क्या क्या चीजें, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होना कैसे होगा, पोलर रीजन्स में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहां पे क्या होगा कि भाई है ना, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस ही नहीं है ना, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगी, ह्यूमस वगैरह फॉर्मेशन की रेट जो होगी बहुत स्लो हो जाएगी।
है ना। इस वजह से वहां पे सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर या सॉइल की प्रोफाइल मैच्योर होने में भी टाइम बहुत लगेगा। चलिए, केमिकल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर, रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर। जैसे मान लो आपके पास में अगर तो एग्जांपल अगर अपन लें कि मान लो इक्वेटोरियल रीजन है। अब इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई है ना, वहां पे प्रिसिपिटेशन भी हो रहा है, बारिशें भी अच्छी हो रही है, टेम्परेचर भी वहां पे हाई है। अब मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या होगा कि ये जो सॉइल है ना, इस सॉइल के अंदर अलग अलग आपके पास में लेयर्स जल्दी डेवलप हो जाएगी, प्रोफाइल जल्दी मैच्योर हो जाएगी। रीजन क्या रहा, क्या रीजन रहा वहां पे ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर है विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वहां पे केमिकल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है, टेम्परेचर है ना, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जिनके फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। इस वजह से वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, जल्दी से ह्यूमस कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, या आप कहें कि सॉइल की प्रोफाइल मैच्योर होने लग जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वहां पे चीजें होनी शुरू हो जाएगी। विद एन एक्सेप्शन इन कार्बोनेशन को छोड़ के, स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन। देखो फ्रीजिंग कंडीशन में तो क्या होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक जाती है, और हायर टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर। तो इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर, स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशन, और रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है। इंक्रीज कब होगी, जब टेम्परेचर हाई होगा। ओके, डिक्रीज कब होगी या रिड्यूस कब होगी, जब टेम्परेचर जो होगा वो कूलर होगा। ठीक है ना। या स्टॉप कब हो जाएगी, जब फ्रीजिंग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स विद हाई टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल, एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन सॉइल्स कंटेन लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल। ठीक है, तो जो टुंड्रा रीजन है या पोलर रीजन है, वहां पे मैंने आपको कहा ना, सॉइल जैसे आपको ये लगेगा कि रॉक तो जस्ट टूटी हुई है, कोई प्रोफाइल ज्यादा यहाँ पे डेवलप ही नहीं हो रही, यंग प्रोफाइल में। क्यों, क्योंकि वहां पे फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं है उसकी प्रोफाइल डेवलप होने के। लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें, है ना, अगर अपन बात करें ये कौन से इक्वेटोरियल रीजन में, वहां पे प्रेसिपिटेशन अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की प्रोफाइल जल्दी डेवलप हो जाएगी। ओके, देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी या ऑर्गेनिजम्स इसको कह सकते हैं। The vegetative cover and organisms that occupy the parent material from the beginning and also at later stage help in aiding organic matter, moisture retention and nitrogen. तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी किन किन चीजों में हेल्प कर रही है, एक तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने में, वहां पे मॉइस्चर का रिटेंशन करने के अंदर, ठीक है, मॉइस्चर उनके अंदर रिटेन कर पाएगा, और नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से आप कोई भी एग्रीकल्चर को देखते हो ना, या कोई भी प्लांट्स का आप देखते हो कि फॉर्मेशन हो पा रहा है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोटीन इनफैक्ट जो बनता है वो नाइट्रोजन के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत वैल्यू होती है। डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस, दे फाइनली divided organic matter of the soil. Some organic acids which form during humification aid in decomposing the minerals of the soil parent material. अब देखो क्या होगा कि जैसे वहां पे ऑर्गेनिक मैटर मान लो प्रेजेंट था, ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है ना, तो अब क्या हो जाएगा कि ये पूरे सॉइल के अंदर जहां जहां पे ये सेक्शन के अंदर, है ना, इस पूरे सेक्शन के अंदर क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो पा रही है। इसका रीजन क्या रहा, क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई भी सॉइल थी, है ना, अब इसको एड कौन कर रहे हैं, इस सॉइल के अंदर बाकी सारे क्लाइमेट वगैरह फैक्टर तो अपने अपना काम कर ही रहे हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, है ना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट था या बायोलॉजिकल मैटर जो भी प्रेजेंट था, उसमें क्या हो सकता है, डेड प्लांट हो सकते हैं, है ना, उसके अंदर ये हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, है ना, इसके अंदर ह्यूमिफिकेशन के अंदर मान लो कुछ एसिड बने हो सॉइल के अंदर ही, वो हो सकते हैं। वो सब क्या करेंगे, सॉइल को जल्दी जल्दी प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे, वो भी उसको डिकम्पोजिशन में बहुत ज्यादा मदद करने लग जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। तो क्या होगा कि वहां पे जैसे जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको भी हेल्प में होने लग जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, तो
बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं होगी, यानी वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होंगे, राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है, वो सब अपना काम करने लग जाएंगे। तो ये सब बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। अब उस नाइट्रोजन को प्लांट्स तक लेकर के आना है, सॉइल में लेके आना है। कैसे आएंगे वो तभी आएंगे जब ये राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और ऐसे बहुत सारे है ना, तो ये सारे वहां पे बैक्टीरियाज काम करें। अब वो बैक्टीरियाज कब काम कर सकते हैं, जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। वो बैक्टीरियाज कब काम कर सकते हैं, जब वहां पे कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी। तो इस वजह से अगर अपन यहाँ पे देखें क्या होता है अपने पास में, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डीकम्पोजिशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है और सॉइल की प्रोफाइल जल्दी मैच्योर होती है। ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो विद undecomposed organic matter because of low bacterial activity. Layers of peat develop in subarctic and tundra climates. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, पीट की लेयर जो होती है वो डेवलप हो जाती है। पीट क्या होता है, बेसिकली आपके पास में एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस है, ठीक है। एक ऐसी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी, तो मान लो कि सॉइल का डीकम्पोजिशन करने जा रही है ना, तो लेकिन वहां पे अभी डीकम्पोजिशन पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं हुआ है ना, कुछ इस तरीके की वहां पे सॉइल की प्रोफाइल वहां पे डेवलप हो जाती है। In humid tropical and equatorial climates, bacterial growth and action is intense and dead vegetation is rapidly oxidized, leaving very low humus content in the soil. Further, bacteria and other soil organisms take gaseous nitrogen from air and convert it into chemical form that can be used by plants. अभी हमने बात करी थी, गैसियस होता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसको प्लांट्स के यूटिलाइजेशन के लिए कौन बना देते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बना देते हैं। जैसे हमने राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम की बात करी। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी जो गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के है ना यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट करने का जो काम हो रहा है वो कहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। गैसेस फॉर्म से प्लांट की यूटिलिटी के लायक सॉइल में कौन लेकर के आ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है, कुछ बैक्टीरिया लेकर आ रहे हैं ना। बैक्टीरिया कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम है, राइजोबियम है, और भी टाइप के हैं। तो राइजोबियम, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्सेस नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो होस्ट प्लांट जो भी प्लांट है उसके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो फलीदार होती है ना, फली वाले जो पौधे होते हैं, उनके अंदर ये जो बैक्टीरियाज हैं प्रेजेंट रहते हैं और उनकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स लाइक आंट्स, टर्माइट्स, अर्थवर्म्स, रोडेंट्स, ये सब भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स में। इन मैकेनिकल बट इट इज nevertheless important in soil formation as they rework the soil up and down. In case of earthworms, as they feed on soil, the texture and chemistry of the soil that comes out of their body changes. ठीक है, तो ये सब भी क्या करते हैं कि वहां पे इनके डेड जो बॉडी होती है वो उससे भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये भी अपना धीरे धीरे यहाँ पे काम करते रहते हैं। और क्या करते हैं, जिससे सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यस, then next is time. Time तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ही। Time is the third important controlling factor in the soil formation. The length of time the soil forming process operate determines maturation of soil and profile development. ठीक है, a soil becomes mature when all soil forming process act for sufficiently long time, developing a profile. Soil developing from recently deposited alluvial or glacial till are considered young, and they exhibit no horizons or no horizons, कहाँ से लेना सर, no horizons, only poorly developed horizons, no specific length of time in absolute terms can fixed for soil to develop and mature. देखो भाई, इस पूरे क्रक्स, इसका पूरा अगर हम क्रक्स निकालें तो बात यह है कि कोई भी एक टाइम हम फिक्स नहीं बता सकते कि भाई सॉइल की फॉर्मेशन में कितना लगेगा, है ना, क्योंकि हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, सिर्फ एक टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। हर एक जो प्रोसेस अपन ने बात करी ऊपर के जो चारों प्रोसेस है, उन चारों प्रोसेस में सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, है ना। उन सफिशिएंट टाइम लगने के बाद में ही वहां पे एक पर्टिकुलर सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा या सॉइल डेवलप होगी। ओके, ऑल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एक्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, डेवलपिंग इनटू अ प्रोफाइल।
अब दो प्रोफाइल थी, अपन ने बात की थी यंग और अपन कह रहे थे मैच्योर। तो यंग वाली कौन सी होती है? जो एलुवियम आपको देखने को मिलती है, ग्लेशियल टिल आपको देखने को मिलता है, ग्लेशियर्स के साथ में जो वहां पे बह करके नीचे आ रही है ना, तो वो अपन ने जो पहले चैप्टर में देखा था, मैंने आपको बताया था ग्लेशियर्स भी मूव करते हैं और उनकी वजह से और उनकी वजह से जो आपके पास में सॉइल आ रही थी वो कौन सी आ रही है? यंग प्रोफाइल वाली आती है। दे एग्जिबिट नो होराइजंस, ओनली पुअरली डेवलप्ड होराइजंस। ठीक है, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है, वो तो अभी डेवलप होना स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, तो और जो मेच्योर होती है उसके बारे में तो अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये जो अपने पास में टाइम का जो फैक्टर है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इसने बताया हुआ है ऑलरेडी एनसीईआरटी ने। तो इस तरीके से सॉइल का पूरा फॉर्मेशन जो था वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। तो अब मोटा मोटा अगर अपन देखें यहाँ पे कि भाई सॉइल का फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, फिर भी है ना, अगर सारी फेवरेबल कंडीशन माने तो जैसे 1 सेंटीमीटर फॉर्मेशन के अंदर 100 ईयर्स लग जाते हैं, और 100 ईयर्स की जो मेहनत है 1 सेंटीमीटर सॉइल तो एक बारिश के अंदर ही बह जाती है, रेगुलेटेड नहीं हो तो इसलिए जो सॉइल इरोजन है या सॉइल पोल्यूशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर फोकस करने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं। भाई वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और तो सब अपन देखते ही हैं, सॉइल का पोल्यूशन भी या सॉइल का इरोजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सॉइल की जो प्रेजेंट लेयर है वो भी कितने टाइम बाद में बनी है, और ये फटाफट से इसका अगर अपन इरोजन देख रहे हैं तो अपने लिए प्रॉब्लम आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकती है। ओके, तो दैट्स इट। ये जो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला जो पूरा चैप्टर था वो यहाँ पे लास्ट में आकर के कंप्लीट होता है। ये वाला जो सेक्शन था सॉइल फॉर्मेशन वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से है, इसके अंदर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनने के लिए चांसेस रहते हैं। सारा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है जियोमॉर्फिक प्रोसेस वाला, लेकिन सॉइल फॉर्मेशन के अंदर फिर भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।